हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर में हो या सोल में हो, सेमेस्टर 3 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट ने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उन सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो आप लोगों के लिए अब यहाँ चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं इस सब्जेक्ट की, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जो भी यूनिट आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई हैं, उनके अंदर जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। यूनिट वाइज आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। एक यूनिट की हो सकता है 2-3 वीडियोस मिल जाए, लेकिन सारी चीजें आपको उनमें डिटेल में कवर मिल जाएंगी। जिन नोट्स से मैं आपको ये वीडियो में कवर करवाऊँगा, वो सारे नोट्स पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। नोट परचेज़ करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए। 159 रुपीज़ में आपको पाँचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएँगे। बाकी जो फ्री नोट्स हैं वो पहले से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप उसे जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी फ्री कंटेंट होता है वो आपको वहाँ अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी। तो देखिए, आज ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 पहले ही मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ इस यूनिट 5 का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे वहाँ चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमें देखना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन से। Integrated marketing communication is a strategic approach that unify all marketing and communicating efforts to deliver a consistent message and create a cohesive brand experience across multiple channel। IMC क्या होता है? ये एक तरीके की स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है जिसके अंदर हम सारी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन एफर्ट्स को यूनिफाइड करते हैं और एक ऐसा मैसेज कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवर करते हैं जिससे ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट होता है सारे मल्टीपल चैनल्स पर। तो इसके एक तरीके से फीचर्स क्या-क्या हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें यूनिफाइड मैसेजिंग होती है, मतलब आईएमसी इंश्योर दैट ऑल मार्केटिंग मैसेज एंड ब्रांड कम्युनिकेशन आर कंसिस्टेंट एंड रीइंफोर्स ईच अदर। मतलब जितने भी मार्केटिंग मैसेज हैं और जितनी भी ब्रांड कम्युनिकेशन है वो सारी कंसिस्टेंट और रीइंफोर्स करें एक दूसरे को। जिससे क्या हो, दिस कोहेरेंस हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड आइडेंटिटी। इसकी मदद से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग और रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो भी मिक्स सिग्नल्स वगैरह होते हैं, कंफ्यूजन होती हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, मतलब बाय अलाइंग वेरियस कम्युनिकेशन टूल एंड चैनल सच एज एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। आईएमसी इंश्योर दैट ईच एलिमेंट वर्क हैज मोनियसली टुवर्ड कॉमन मार्केटिंग गोल। इसके अंदर क्या करा जाता है, जितने भी जो स्ट्रेटेजिक चैनल्स होते हैं या टूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उन सभी को एक साथ लाके ये इंश्योर करा जाता है कि जो वर्क है वो एक कॉमन मार्केटिंग गोल को अचीव करने के लिए किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। तो आईएमसी फोकस ऑन कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंश्योरिंग दैट ऑल कम्युनिकेशन आर रेलेवेंट एंड एंगेजिंग। जो आईएमसी है वो फोकस करता है कस्टमर के पर्सपेक्टिव पर, जिससे ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो सारा रेलेवेंट होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए कस्टमर के लिए। बाय अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर, आईएमसी डिलीवर टेलर्ड मैसेज। ये क्या करता है, पहले कस्टमर के नीड, प्रेफरेंस और बिहेवियर को समझता है, उसके बाद आईएमसी के अंदर उसी तरीके का मैसेज उन्हें डिलीवर करा जाता है जिससे वो टारगेट हो जाए। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी अक्रॉस चैनल्स। तो वेदर थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आईएमसी मेंटेन अ कंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस एंड मैसेज। जो इसके अंदर मैसेज दिया जाता है वो कंसिस्टेंटली दिया जाता है, किसी भी तरीके का इसमें ब्रेक नहीं होता है, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू दिया जाए चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट एक कंसिस्टेंट मैसेज दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सिनर्जेटिक इफेक्ट मिलता है, मतलब जब सारे चैनल्स वगैरह का यूज करके कोई मैसेज दिया जाता है सारे टूल्स का यूज करके, तो इससे एक सिनर्जेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। मतलब हमें एक टूल्स का बेनिफिट दूसरे टूल्स के उसमें मिल जाता है। नेक्स्ट आता है इनहांस्ड एफिशिएंसी। तो बाय कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एफर्ट्स एंड रिसोर्स, आईएमसी अवॉइड डुप्लीकेशन एंड इंश्योर दैट बजट आर यूज्ड इफेक्टिवली। अब इसके अंदर सारे मार्केटिंग एफर्ट जो होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करा जाता है, जिसकी वजह से कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होती है और जिससे बजट भी इफेक्टिव बना रहता है। दिस एफिशिएंसी कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग एंड मोर स्ट्रेटेजिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसकी मदद से क्या होता है, कॉस्ट सेविंग होती है और एक मोर स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से एलोकेट हो पाते हैं।
नेक्स्ट आता है फीडबैक एंड एडेप्टेशन। तो आईएमसी इनकॉर्पोरेट फीडबैक फ्रॉम वेरियस चैनल टू रिफाइन एंड अडेप्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आईएमसी के अंदर आपको फीडबैक भी मिलती है वेरियस चैनल से, जिसकी मदद से आप आपकी जो स्ट्रेटेजीज है मार्केटिंग की उन्हें रिफाइन मतलब दोबारा से रिडिजाइन कर पाते हैं और उन्हें अडेप्ट कर पाते हैं। दिस रिस्पॉन्सिवनेस इंश्योर दैट मार्केटिंग एफर्ट्स रिमेन रिलेवेंट एंड अलाइन विद कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। और ये चेंजेस और इम्प्रूवमेंट किस लिए जरूरी होती है, जिससे जो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो हमेशा रेलेवेंट रहे और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। मतलब आईएमसी इन्वॉल्व थोरो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट टू इंश्योर दैट ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज सपोर्ट ब्रॉडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आईएमसी के अंदर आपकी एक थोरो प्लानिंग होती है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की, जिसकी मदद से आप क्या कर पाते हैं, जो भी आपकी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो सपोर्ट हो पाती हैं और अलाइन हो पाती हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ। दिस होलिस्टिक अप्रोच हेल्प इन अचीविंग मार्केटिंग गोल मोर इफेक्टिवली। और इसकी मदद से क्या होता है, आप आपके जो मार्केटिंग गोल हैं उन्हें और अच्छे इफेक्टिवली तरीके से अप्रोच अचीव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा सस्टेनेबल मार्केटिंग का। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग इज एन अप्रोच दैट इंटीग्रेट एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस आर नॉट ओनली प्रॉफिटेबल बट आल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल। सस्टेनेबल मार्केटिंग भी एक अप्रोच है जिसके अंदर आप मार्केटिंग करते टाइम, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करते करते टाइम एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखते हैं, जिसका मोटिव क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट या जो सर्विस है उससे सिर्फ आपको प्रॉफिट ही नहीं कमाना है, बल्कि आपका वो प्रोडक्ट और सर्विस रिस्पॉन्सिबल और एथिकल भी होना चाहिए एनवायरमेंट, सोसाइटी और लोगों के लिए। ठीक है, अब इसके जो फीचर्स हैं, पहला आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। मतलब ये फोकस ऑन थ्री पीस, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। सस्टेनेबल मार्केटिंग एम टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। इसके अंदर ट्रिपल पीस यूज होते हैं। मतलब ये किस चीज पर फोकस करता है, पीपल्स पर भी, प्लेनेट पर भी और प्रॉफिट पर भी, तीनों चीजों पर ये फोकस करके चलता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो एम्फेसाइज क्रिएटिंग वैल्यू ओवर लॉन्ग टर्म कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन एंड फोस्टरिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्ट पैटर्न। ये किस चीज पर एम्फेसाइज करता है, ऐसी वैल्यू क्रिएट करने पर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो और उनका फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए या एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। नेक्स्ट आता है एथिकल प्रैक्टिस। तो इन्वॉल्व ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्रैक्टिस दैट रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, सपोर्ट फेयर लेबर कंडीशन एंड अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर सारी जो भी प्रैक्टिस होती है वो ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होती है, मतलब जो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करती हैं, लेबर कंडीशंस, फेयर लेबर कंडीशंस को सपोर्ट करती है और किसी भी टाइप के एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करती है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनकरेज प्रैक्टिस दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सच एज रिड्यूसिंग वेस्ट, कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड यूज सस्टेनेबल मटेरियल। सस्टेनेबल मार्केटिंग के अंदर क्या करा जाता है, एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना आए ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं ना। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं जिससे वेस्ट जनरेट हो, ना ही कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं जिससे रिसोर्सेज या एनवायरमेंट को कोई भी हार्म हो। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर एजुकेशन। तो एम टू एजुकेट कंज्यूमर अबाउट द एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑन देयर परचेजिंग डिसीजन, प्रमोटिंग मोर इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइस। ये साथ में कंज्यूमर को भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं सस्टेनेबल मार्केटिंग के अंदर, जिससे क्या होता है कंज्यूमर अपने परचेज डिसीजन पर ध्यान देता है और कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेता है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल या सोसाइटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट आए। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। तो ड्राइव इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन, पैकेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू एनहांस सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये क्या करता है, इस तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, इनोवेट करता है, जिससे पैकेजिंग में भी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इन सारी चीजों में सस्टेनेबिलिटी आए और जिससे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम से कम हो जाए। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो इन्वॉल्व एंगेजिंग विद वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग कस्टमर, सप्लायर एंड कम्युनिटीज टू एड्रेस देयर कंसर्न एंड इनकॉर्पोरेट देयर फीडबैक इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। साथ में ये सारे स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करता है, चाहे कोई परचेज हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो, उन सभी को एंगेज करता है, जिससे उनके कंसर्न, उनकी जो जो प्रॉब्लम है उन्हें जानी जा सके और एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन की जा सके, ऐसी स्ट्रेटेजीज डिजाइन की जा सके जो कि आपके सस्टेनेबल हों। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इश्यूज होते हैं, जैसा कि ग्रीन वॉशिंग का इश्यूज होता है, मतलब द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग
मिसलीडिंग क्लेम अबाउट एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट और कंपनीज। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते हैं एनवायरमेंट के लिए, फिर भी वो ये शो करती हैं कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट एनवायरमेंट के लिए सबसे सुटेबल प्रोडक्ट है। फिर आता है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिस को में एक और क्या इशू रेज होता है कि जो सस्टेनेबल मार्केटिंग होती है उसके करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कंपनीज इसे तभी ऑप्ट करती हैं जब उन्हें इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है, अगर इससे कम बेनिफिट मिलता है तो कंपनीज इसे ऑप्ट आउट ही नहीं करती हैं। फिर आता है कंज्यूमर स्केप्टिसिज्म, मतलब सम कंज्यूमर में बी स्केप्टेबल ऑफ सस्टेनेबल चेंज रिक्वायरिंग कंपनीज टू प्रोवाइड क्लियर वेरीफाइबल एविडेंस ऑफ देयर एफर्ट्स एंड इम्पैक्ट। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो कंपनीज को ये कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, इसके बारे में हमें एविडेंस चाहिए तभी हम मानेंगे कि सस्टेनेबल है, वरना हम इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज। तो इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट द सप्लाई चेन कैन चैलेंजिंग पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद ग्लोबल सप्लायर। अगर कोई कंपनी ग्लोबल सप्लायर के साथ डील कर रही होती है तो उसे उस टाइप की कंपनीज को ये सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रख पाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं, मतलब नेविगेटिंग एंड कंप्लाइंग विद डाइवर्स एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन कैन बी कॉम्प्लेक्स। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, तो उन सभी को फोकस करना, मीट आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग, तो इसकी कोई भी एक्यूरेट मेजरमेंट या रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है सस्टेनेबल परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये एक तरीके से कंपनी टू कंपनी और रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड। तो यहाँ आज के टाइम पर सस्टेनेबल कंज्यूमर की डिमांड बहुत कम है, मतलब सस्टेनेबल प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही कम कंज्यूमर है जो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हैं या इको कॉन्शियस कंज्यूमर हैं। फिर नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग प्रायोरिटीज। तो जो कंपनीज होती हैं उन्हें अपनी इकोनॉमिक गोल्स होते हैं और जो सस्टेनेबल गोल्स होते हैं उनके बीच में भी एक प्रायोरिटीज क्रिएट करनी होती है कि उन्हें इकोनॉमिक गोल अचीव करना है या अपना सस्टेनेबल गोल अचीव करना है, तो ये भी एक इसके अंदर इशू रहता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली टेलर्ड टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एरियाज। रूरल मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को कहाँ पर यूज करना, रूरल एरियाज के लिए। रूरल एरियाज में ब्रांड अवेयरनेस, प्रोडक्ट अवेयरनेस, ये सारी चीजें इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करना रूरल एरियाज के लिए, तो वो कहलाती है आपकी रूरल मार्केटिंग। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, सबसे पहले इसमें ज्योग्राफिक डिस्पर्जन मिलता है, तो मतलब रूरल एरियाज आर ऑफन वाइडली स्कैटर्ड व्हिच कैन बी मेक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन चैलेंजिंग। जो रूरल एरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, वो कम्युनिकेशन को सही से करने के लिए रूरल मार्केटिंग का यूज करा जाता है। लोअर पीपल डेंसिटी होती है, लोग कम होते हैं, इसलिए एक दूसरे से दूसरे तक बात भी कम पहुंच पाती है, तो इसके लिए रूरल मार्केटिंग का यूज करा जाता है। इनकम लेवल, तो जो रूरल कंज्यूमर होते हैं उनका जो लेवल ऑफ इनकम होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर भी कम होती है, तो उनको इसके लिए इनकरेज करा जाता है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, तो जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन और लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो उन सभी को टेलर्ड करने के लिए, एक साथ लाने के लिए क्या करा जाता है, रूरल मार्केटिंग का यूज करा जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस। जो रूरल लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें रूरल मार्केटिंग का यूज़ करना पड़ता है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है, वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब जो एक दूसरे से जैसा कहते हैं वो मान लेते हैं, ठीक है। रूरल मार्केटिंग मिक्स में भी वही सारी आपकी सेम चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब के बारे में हम प्रमोशन मिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, जो आपके 4 P's होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट अडेप्ट करना चाहिए लोकल रूरल एरियाज में, उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी रहती है, ये सारी चीजें होती हैं। प्राइस के अंदर आपकी किस टाइप की आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, रूरल एरियाज के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करवाना चाहिए। प्लेस में किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करना चाहिए आपको रूरल एरियाज में, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी कितनी हैगी रूरल एरियाज के लोगों की इन चैनल्स तक। फिर प्रमोशन के अंदर आपको किस तरीके के मीडिया चैनल और लोकल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए प्रमोशन के लिए। उसके अलावा आपके 3 P's और थे, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल मतलब
आपको जो रूरल एरियाज के लोग हैं उन्हीं को एम्प्लॉय करना चाहिए अपनी वहाँ मार्केटिंग करने के लिए। एक प्रोसेस डिजाइन करना चाहिए लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को हैंडल करने के लिए रूरल एरियाज में। फिजिकल एविडेंस में आपको पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशनल मटेरियल इस तरीके का यूज करना चाहिए जो कि रूरल कंज्यूमर के लिए कल्चर और प्रैक्टिकल नीड्स के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लास्ट जो बचा है हमारा वो बचा है आपका सोशल मार्केटिंग का। तो सोशल मार्केटिंग के बारे में भी आप वैसे पढ़ चुके हैं, तो मैं इसका ओवरव्यू करवा दे रहा हूँ। इतना कठिन कंसेप्ट नहीं है, आपको सामने सारा दिया गया है, आप इसे एक बार ऐसे रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। Social marketing is a strategic approach that use marketing principle and technique to influence behavior that benefit individual and society। Social marketing क्या होती है? ऐसी strategic approach का use करना, marketing principles और technique का use करना जिससे लोगों का behavior भी influence हो और साथ में individuals और society दोनों का benefit हो। It aim to address social issues and promotes positive social change rather than solely focusing on commercial profit। ये किस चीज पर फोकस करती है सोशल मार्केटिंग की सोशल इश्यूज को भी सॉल्व किया जा सके और सोशल चेंज लाया जा सके, ना कि सिर्फ कमर्शियल प्रॉफिट ही जनरेट किया जा सके। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बिहेवियर चेंज, इसका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है? लोगों के बिहेवियर को चेंज करना कि उनके अंदर प्रॉफिट के अलावा हेल्दी लिविंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सेफ्टी प्रैक्टिस को भी लाया जा सके। ऑडियंस सेंट्रिक होता है, मतलब ये लोगों की नीड, वांट्स, बैरियर्स इन सारी चीजों पर फोकस करके स्ट्रेटेजी डिजाइन करता है सोशल मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग प्रिंसिपल होते हैं, इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स का भी यूज करा जाता है लोगों को और सोसाइटी का बेनिफिट करने के लिए। वैल्यू प्रोपोजिशन होता है, सोशल इम्पैक्ट इसका आता है, एक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है जो कि मेजरेबल हो। फिर मल्टी चैनल अप्रोच होती है और पार्टनरशिप इसमें काफी सारे लोगों की होती है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, एनपीओ, ये सारे इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इश्यूज क्या क्या होते हैं? बिहेवियरल रेजिस्टेंस होती है, मतलब लोग इसे अडेप्ट करने से मना करते हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट होती है, इसमें रिसोर्सेज का ज्यादा यूज होता है, इतने रिसोर्सेज होते नहीं है। मेजरमेंट का चैलेंज होता है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते ये कितना इफेक्टिव रहा है। एथिकल कंसिडरेशन का ध्यान में रखना होता है। टारगेट ऑडियंस डाइवर्सिटी होती है, सस्टेनेबिलिटी रहती है और इवैल्यूएशन कॉम्प्लेक्सिटी इसमें रहती है आपके। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आपको पता ही है, ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज टूल्स का यूज करना अपने प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करने के लिए कस्टमर्स के थ्रू या फिर किसी डिजिटल चैनल के थ्रू, वो कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। इसके फीचर क्या क्या होते हैं? डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब आपका एक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा स्टैंड होना चाहिए, काफी सारा आपका एक तरीके से वो कहते हैं ना बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब आपके ऑडियंस होनी चाहिए सोशल मीडिया पर। टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन होनी चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एनालिटिकल डाटा ट्रैकिंग, ये सारे आपके फीचर्स हो गए। टूल्स दिए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग टूल, इन टूल्स का आप यूज करके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल, कंटेंट मार्केटिंग टूल, ईमेल मार्केटिंग टूल, एनालिटिक एंड डाटा ट्रैकिंग टूल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल एंड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन टूल। ये मैंने थोड़ा सा आपको फास्ट उसमें सिर्फ पॉइंट पॉइंट करवा दिया, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। आप इसे सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा, ज्यादा इसे समझने की आपको जरूरत नहीं है। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।